चलिए बाबू लिख लिया। चलिए देखिए आप यहाँ पे बताया जाता है सॉलिड स्टेट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किए थे क्या चीज, इंट्रोडक्शन के लिए। अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि सॉलिड स्टेट जो चैप्टर हमारा ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले बताया जाता है कुछ इंट्रोडक्शन वाली पॉइंट जो कि हम लोग बेसिक क्लास के रूप में पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर आता है आपके पास कि इस सॉलिड स्टेट में ये कहा जाता है कि इस चैप्टर का फादर किन्हें कहा जाता है, यानी फादर ऑफ सॉलिड स्टेट इज नोन एज अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी कि सॉलिड स्टेट के फादर के रूप में, यानी इस चैप्टर को जो डेवलप किया था उस वैज्ञानिक का नाम था क्या चीज, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने सॉलिड स्टेट को एक्सप्लेन करने का काम किया। यानी कि इसको हम हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं कि फादर ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सॉलिड से कुछ यहाँ पे आपका क्या बोलता है डिफिनेशन यहाँ पे लाया गया है। ए सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच possess rigidity and hence possess at the definite state। ये भी कल हम लोग पिछले वाला जो लेक्चर सॉलिड स्टेट का गया था उसमें डिस्कस किए थे मैटर का परिभाषा बहुत सारा, जिसमें यहाँ पे बताया गया था कि इनके पास रिजिडिटी होती है, यानी कि इसमें हार्ड होता है, हार्डनेस होती है। फिर ये possess the definite shape, इसका डिफिनिट शेप होता है, जो कि कल एक डस्टर को वो आइडिया लेकर कुछ बताए थे डस्टर से रिलेटेड। फिर इसका डिफिनिट जो होते हैं वॉल्यूम होता है और डिफिनिट मास भी होता है। सर प्रोसेस का मतलब क्या? इट हैज मतलब रखता है प्रोसेस ए डिफिनिट शेप। इसके पास ये मतलब किसी भी विधि से गुजारिए, इसको किसी भी प्रोसेस से गुजारिए, किसी भी काम से गुजारिए, तो इसके पास डिफिनिट शेप होते हैं, डिफिनिट मास होते हैं। इट इज लैंग्वेज। अब देखिए बिल्कुल अब कहा जाता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड जो हमारे पास होते हैं वो सॉलिड का रिप्रेजेंटेशन हम इस फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको डिलीट कर रहे हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, आप तो लिख लिए है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा समझ में आएगा ऐसे देखिए, जो भी सॉलिड आपके पास बना है, जितना भी सॉलिड, जो भी सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में प्रोडक्शन किए जाते हैं, वो आपको बताया गया था कि एक छोटा सा पार्टिकल से एक बड़ा मैटर का निर्माण किया जाता है। यानी कि ये जो एक ऐसे स्पीशीज होते हैं, यहाँ पे स्पीशीज का मतलब हम लोग साफ साफ समझेंगे कि स्पीशीज का मतलब एटम, कोई आयन या मॉलिक्यूल इस प्रकार से ये एग्जिस्ट करता है। तो एटम हमारे पास, आयन हमारे पास, मॉलिक्यूल हमारे पास, इस फॉर्म में जो भी हमारे स्पीशीज रहते हैं या किसी एलिमेंट के फॉर्म में ये एटम, आयन, मॉलिक्यूल रहता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्पीशीज जब भी वर्ड आएगा तो स्पीशीज का मतलब ये तीन चीज होता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। इसके स्थान पे हमको ये चीज सोचना हो। तो जितने भी आपके पास सॉलिड, तो सॉलिड का मुख्य रूप से स्ट्रक्चर हमको पता है कि अगर हम ये सॉलिड की बात करते हैं ब्रदर, कि ये सॉलिड होता क्या है, तो सॉलिड क्या होता है देखिए, अगर जहां पे सॉलिड से रिलेटेड बात करता है तो आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा अपने माइंड में रखना हो कि इस तरीका से एक प्रकार का सॉलिड, और यहाँ पे कंस्टिट्यूट पार्टिकल। तो कंस्टिट्यूट पार्टिकल एक स्पीशीज होते हैं जो कि आगे आपको मिलेंगे कि एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल। तो कंस्टिट्यूट पार्टिकल कहने का मतलब कि कोई स्पीशीज हमारे पास वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए इस जगह पे यानी कि जहां जहां कॉर्नर बन रहे हैं उस कॉर्नर पे हमारा स्पीशीज रहता है। क्या रहता है? स्पीशीज। अब स्पीशीज कहने का मतलब या तो एटम हो सकते हैं, या कोई आयन हो सकते हैं, या कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको इस चैप्टर में एटम और आयन का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्पीशीज क्या, वही चीज को बताएगा। देखिए जैसे मान लिया जाए ब्रदर
कि एटम के फॉर्म में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक NaCl सॉलिड है। NaCl क्या है? सॉलिड है। तो NaCl सॉलिड जो होते हैं, आगे पढ़ाएंगे कि NaCl सॉलिड एक प्रकार का क्रिस्टलीन सॉलिड होता है। क्रिस्टलीन सॉलिड यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस हिंदी में। तो ये NaCl सॉलिड आप लोग देखे होंगे, नमक जो होता है वो आप घर में भी देखते होंगे कि छोटा छोटा सा क्यूआइड जैसा स्ट्रक्चर बनाए हुए रखता है। नमक का वो पैकेट लेने के बाद ऐसे हाथ पे लीजिएगा तो पता चलेगा कि उसका एक पॉइंट जो उसका वो होता है, अंश होता है, वो आपका एक क्यूआइड की तरह नजर आता है। चीनी जैसे चीनी का होता है उसी प्रकार से इसका भी होता है। तो अब बात यहाँ पे आता है कि NaCl की बात करते हैं। तो मान लिया जाए ब्रदर कि NaCl सॉलिड है, तो सॉलिड हमारे पास सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यूबाइड होता है या क्यूब टाइप के होते हैं ऐसे। यहाँ पे सब जगह हमारे पास कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, यानी कि Na एक अलग होता है सोडियम, Cl एक अलग होता है। Na प्लस के रूप में होते हैं और Cl आपका माइनस के रूप में होता है। अब देखिए, मान लिया जाए ब्रदर कि यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे आपके पास प्लस, या तो फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं कि माइनस और ये वाला आपका प्लस। तो माइनस प्लस से रिलेटेड यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि प्लस किसको हम माने हैं? सोडियम एटम को, और निगेटिव किसको माने हैं? क्लोरीन एटम को। यानी एक प्रकार का एटम है और क्लोरीन भी एक प्रकार का क्या है? एटम है। अब ये एटम एक दूसरे से ऐसे कंबाइंड हो जाते हैं, ऐसे कंबाइंड हो जाता है, और कंबाइंड हो करके एक प्रकार का सॉलिड का निर्माण कर देता है। यानी कि सोडियम का अलग पार्टिकल क्लोरीन के अलग पार्टिकल के साथ बॉन्डिंग कंसेप्ट के द्वारा, केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा ये अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद एक प्रकार का बहुत बड़ा विख्यात रूप से कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर ड्रा करता है जो कि सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। अब देखिए, अब देखा जाए बाबू, यहाँ पर Na और यहाँ पर आपके पास क्या चीज था? Cl। तो सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर ये दोनों एटम के काम कर रहे हैं। सोडियम एटम, इसको हम सोडियम एटम बोलेंगे, और इसको हम कौन सा एटम बोलेंगे? क्लोरीन एटम। अब देखिए, तो जितना भी पॉइंट पार्टिकल्स के रूप में होते हैं, ये जो बीच में ऐसे लाइनिंग दिखाया जाता है, शॉर्ट करते हैं, ये हम लोग का सॉलिड में एक बॉन्ड की उपस्थिति को दर्शाता है। ये बॉन्ड बने हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक कि सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ए सॉलिड हैज द कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर वेरी क्लोज। इसका जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, जैसे ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के साथ ऐड है, या तो इस पार्टिकल के साथ ऐड है, या तो इस पार्टिकल के साथ ऐड है, तो एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता बनाते हैं? वेरी क्लोज, यानी एक दूसरे को ये जकड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक सोडियम है दो, और यहाँ पे एक क्या चीज है? क्लोरीन। अब इस सोडियम क्लोरीन को अगर हम ऐसे टैप कर दे, ऐसे करके, तो बताइए इस तरीका से ऐसे बन जाएगा हमारा एक, यानी कि इसको हटाना क्या चीज हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक Na और एक Cl, ये दोनों कौन है? एक दूसरे में ऐसे हम कर दिए, यानी कैसे कंबाइन करके। तो बताइए इसमें क्लोज पैकिंग बनेगा कि आपके पास ओपन पैकिंग बनेगा? क्लोज पैकिंग, एक दूसरे को क्या किए हुए हैं? बंद किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे बताता है इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी स्मॉल। सही बात है, यहाँ पर बताया है कि इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब समझिएगा इस पॉइंट को। सेकंड नंबर पॉइंट 2 यूनिट डिलीट कर सकते हैं ना? देखिए, ये सेकंड वाला पॉइंट को बताता है किस फॉर्मेट कि इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर। मान लिया जाए ब्रदर कि एक सॉलिड हमारे पास ये एटम को रखे हुए हैं और ये एटम को रखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर मान लेते हैं Na और इसको मान लेते हैं क्या चीज? Cl। इस एटम का, सोडियम एटम का न्यूक्लियस जो है यहाँ पे है, और क्लोरीन एटम का भी न्यूक्लियस कहाँ पे है? बीच में। क्योंकि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ पे पाया जाता है? सेंटर में होता है।
अब यहाँ पे सेंटर इसका ये है, इसका सेंटर ये है। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोल रहा है, यानी कि एक एटम और एक एटम के बीच जो डिस्टेंस होता है, यही डिस्टेंस को, यानी सोडियम का न्यूक्लियस और क्लोरीन का न्यूक्लियस के बीच का जो ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होते हैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को हमेशा डी से डिनोट किया जाता है। अब कहते हैं कि इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरियस। सही बात है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल सोडियम था, इसके बीच में यहाँ पे पार्टिकल थे, तो इन लोग के जो कांटेक्ट एक दूसरे से बन रहा है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किस फॉर्म में है? वेरी स्मॉल के फॉर्म। अब जैसे मान लिया जाए ब्रदर, यहाँ पे हम कहते एक एटम ये है, एक एटम बी है, ठीक है, और इसके बीच में कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बताइएगा, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक के बताएगा, लेकिन इसके बीच में गैपिंग आ गया है ना, तो गैपिंग आने के कारण ये वेरी स्मॉल नहीं होगा, ये वेरी लार्ज हो जाएगा। समझ गए? ये सटा हुआ जब है तो हम बोलेंगे क्या चीज? अब जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल लेके बताते हैं लिक्विड का ना सॉलिड का। मान लिया जाए कि एक लड़का कोई है और एक लड़की कोई है, ठीक, तो लड़का मान लेते हैं ब्रदर कि यहाँ पे ऐसे सोडियम के साथ, यानी एक लड़का मान लो ऐसे, मानना है कि सोडियम हमारे पास जो लड़का है और Cl है जो क्या है? लड़की है। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइंड करेंगे, तो कंबाइंड करने के बाद क्या होगा कि जब एक दूसरे के साथ वो ज्यादा मजबूत रिश्ता तभी बनाएगा जब वो एक दूसरे के बीच में ज्यादा सटा हुआ रहेगा। अब जब सटा हुआ ज्यादा नहीं रहेगा तो एक दूसरे के बीच में कैसा फोर्स लगाएगा? कमजोर फोर्स लगाएगा। तो ये एटम तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे से क्या हो? चिपका हुआ, यानी सटा हुआ। तो ये लड़का ये लड़की के पास चिपका हुआ है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन लोग के बीच में क्या है? कम है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसका क्या होता है? कम होता है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जब इसका लो होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जब लो होते हैं, तो इनका जो साइज होता है एक दूसरे के बीच में, ये क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि वेरी स्मॉल। अब देखिए स्पेसिस क्या मतलब है? स्पीसीज कहने का मतलब कि जिस जगह पर अगर स्पीसीज की बात कर दे कि कोई स्पीसीज, तो हम यहाँ पे जैसे बोल दें कि सभी स्टूडेंट, अगर मान लिया जाए स्टूडेंट में हमारे पास ऐसा नहीं है कि 12th क्लास के ही स्टूडेंट, 10th क्लास के भी स्टूडेंट होते हैं, 8th क्लास के भी स्टूडेंट होता है, बीएससी का भी स्टूडेंट होता है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब है कि उसमें 8th क्लास के भी बच्चे आ गए, 9th क्लास के भी बच्चे आ गए, 10th क्लास के भी बच्चे आ गए, यानी कि जैसे स्टूडेंट की बात किया गया तो उसमें बहुत टाइप के बच्चे आ जाते हैं। तो स्पीसीज कहने का मतलब होता है कि एक प्रकार का ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के रूप में काम करते हैं, जो कि इसके जगह पर एटम भी लिख सकते हैं, आयन भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। तो ये स्पीसीज को एक नाम से हम लोग और जानते हैं, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी तो मैं मुझे स्पीसीज नहीं पता है। समूह। ये स्पीसीज का मतलब यहाँ पे जाति होता है। स्पीसीज का मतलब है यहाँ पे जाति नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज लिया जा सकता है जिसमें हम कह सकते हैं कि उस ग्रुप के अंतर्गत रहते हो, उस ग्रुप के अंतर्गत रहते हो। बॉन्ड सर क्या? ना बॉन्ड कोई दूसरा चीज है। अब देखा जाए यहाँ पे बताता है क्या चीज, तीसरा नंबर पॉइंट में कि द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मींस पोजीशन। देखिए जो हमारा पार्टिकल सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीका से सॉलिड में हमारा जो पार्टिकल प्रेजेंट है या तो एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ऑसिलेट करवा सकते हैं। अगर ऑसिलेट नहीं करवाइएगा तो दिक्कत हो जाता है कि नहीं। अगर ऑसिलेट नहीं करता यानी कि उसको मूव नहीं कराते हम लोग, तो वो इधर से उधर घसकता नहीं। जैसे मान लिया जाए कोई सब्सटेंस लिए, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक बड़ा सा वो बना दिए, एक लेयर बना दिए हैं,
जिसमें वो जिसको बोलते हैं बर्फ जैसा लेयर जमा, तो बर्फ जैसा लेयर जमा दी, उसको तोड़ने पर टूटता है कि नहीं टूटता? टूटता है। यानी ज्यादा जब फोर्स लगाते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स वहां से रिमूव हो जाता है, और पार्टिकल्स रिमूव होने के कारण कोई सब्सटेंस क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। अगर जब तक पार्टिकल यहां से रिमूव नहीं होगा, जब तक कोई भी सॉलिड टूटेगा। जैसे हमारे पास देखिएगा, छोटा सा उदाहरण बताते हैं। गंगा स्नान के टाइम हम लोग बर्फी कब खाते हैं? क्या बोलते हैं? अरे जो बनता है फरही का, मीठा में ऐसे सान करके, चकत्ता। तो चकत्ता खाते हैं तो देखिएगा, उसको तोड़िएगा ऐसे तो एक एक फरही टूट जाता है। यानी कि जहां से ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा चकत्ता है, लाई बोलते हैं, हाँ, तो लाई जो होता है हमारे पास, उस लाई को तोड़िएगा तो देखिएगा उसमें हमारा मान लेते हैं कि जितना फरही उसमें है वो सब आपका एक प्रकार का क्या चीज है? आयन है, स्पीसीज है। अब वो सभी स्पीसीज एक दूसरे के साथ क्या चीज रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। और जब जुड़े हुए हैं और उसको हम ऑसिलेट करवा रहे हैं, यानी कि खसका रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के बाद देखिएगा उसमें से फरहिया आधा इधर हो जाता, आधा इधर हो जाता, उसका पोजीशन चेंज, यानी पोजीशन चेंज हो जाता है। अब देखा जाए, दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी माने कहने के का मतलब कोई गाय में हाई डेंसिटी में रहता है, सॉलिड की बात कर रहा है, तो सॉलिड के पास अधिक डेंसिटी होता है, समझ गए? फिर कहता है कि दे आर इनकम्प्रेसिबल। अब जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल नहीं होता, उसको हम दबा नहीं सकते हैं ज्यादा, समझ गए? यानी कंप्रेसिबल कहने का मतलब होता है दबने वाला, जिसको हम दबा सके। तो दबाने का मतलब बैलून, गैस वगैरह को दबा सकते हैं, लिक्विड पानी अगर प्लास्टिक में भरे हुए हैं तो पानी को क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि सॉलिड को हम पन्नी में डाल दें और दबावेंगे तो दब जाएगा? नहीं ना दब रहा है। इसका मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसका डेंसिटी हाई होता है और इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, यानी कि दबने योग्य नहीं होता। अब देखिए, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कहने का मतलब है कि इसके पास क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, ठीक है? तो क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, इसका मतलब है कि लिक्विड और गैस के अपेक्षा कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिनको हम ज्यादा टेम्परेचर पर उबाल सकते हैं। पानी का क्वथनांक कितना डिग्री है? यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना डिग्री माना जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या चीज में बदल जाता है? उबलना शुरू हो जाता है, गैस में। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर लोहा को खौलाएंगे तो खौलेगा? नहीं खौलेगा। इसका मतलब है कि लोहा एक प्रकार का सॉलिड है और आपके पास जो कहा जा रहा है क्या चीज? लिक्विड। वो पानी है जो एक प्रकार का क्या चीज है? लिक्विड है। तो लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट कम लगते हैं सॉलिड के अपेक्षा। अब देखिए ब्रदर, ये तो खानदानी हम लोग जानते हैं भाई, इस मम्मी के बापा दादा जाना था, हमारे को जान रहे हैं, हमारा बेटा बेटी नहीं जानते कि दे हैव डिफरेंट शेप, वॉल्यूम एंड मास। कल भी बताई थी बात को कि हमारे पास जितना भी सब्सटेंस होते हैं सॉलिड फॉर्म में, इसके पास डिफरेंट शेप, वॉल्यूम और मास होता है। फिर कहा जाता है इट हैज अ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की चर्चा हम लोग 11th क्लास में बड़ा बढ़िया से की है। एनर्जी एंथैल्पी वही चीज है, एंथैल्पी इज नोन एज एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था कि जब किसी एटम के साइज बड़ा होंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी कम दिया जाता है, और जब साइज छोटा होते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा दिया जाता है, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जो कि दो डायग्राम में बताए थे कि इफ केस फर्स्ट में बताए थे कि इफ एटॉमिक साइज इज लार्ज, एक बताए थे इफ एटॉमिक साइज इज स्मॉल। दोनों करके यहां पे बता दूं। चलिए इस पॉइंट को जरा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग भी। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ये तो बड़ा भयंकर चीज है भाई। पहले तो बचपन में तो मास्टरवा नहीं पढ़ाया था कि सॉलिड के भी प्रकार होता है, बस इतने बताया कि भाई पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल से पदार्थ बनता है, मैटर बनता है, मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इतने तो बताया गया था। जब 11th क्लास में आया तो आपको पता चला कि उगला भी सही बताया गया था और यहाँ पे भी सही बताया जा रहा है। अब पदार्थ का हमारा 3 प्रकार नहीं बल्कि 7 प्रकार हो गया था। वो बोस प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और कुछ थे।
उसके बाद अब बताया गया है कि सॉलिड स्टेट, जो कि सॉलिड स्टेट बचपन में 9th 10th में हम लोग को कंप्लीट करा दिया जा रहा था। कैसे? एकदम एक पेज में खत्म। लेकिन सॉलिड स्टेट 12th क्लास में एक बड़ा चैप्टर है जो कम से कम 1 महीना अल्टरनेट में क्लास चलता है, यानी लगातार इसको पढ़ाइएगा तो 14 घंटा या 15 घंटा में खत्म होता है सॉलिड स्टेट। समझ गए बढ़िया से। और 12 क्लास में अगर खत्म कीजिएगा तो 12 घंटा कम से कम इसमें टाइम लगता है, यानी 12 दिन आपको टाइम लगेगा। 1 महीना पक्का चलता है बढ़िया से पढ़ाते हैं। क्रैश कोर्स में ऐसे तो 2 दिन में भी कंप्लीट कर दिया जाता है, वो अलग चीज होता है। देखिए यहाँ पे मेरे भाई बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब देखिएगा सॉलिड यहाँ पे बताया गया है कि सॉलिड का वर्गीकरण। तो सॉलिड का वर्गीकरण 2 टाइप से किया जाता है। एक हमारे पास क्रिस्टलिन सॉलिड है और एक हमारे पास कौन सा है? एमोर्फस। यानी कि क्रिस्टलिन सॉलिड जो हमारे पास है इसमें क्रिस्टल टाइप सॉलिड होता है, क्रिस्टल टाइप होता है, कोई चीज बताएंगे। अब एमोर्फस सॉलिड जो हमारे पास होते हैं, ये एमोर्फस सॉलिड कुछ दूसरे टाइप का होता है। अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि एमोर्फस सॉलिड को किस नाम से जानते हैं। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से पूछा है बहुत बार कि सूडो सॉलिड इज नोन एज एमोर्फस सॉलिड। समझिए, यानी सूडो सॉलिड किसे कहा जाता है? क्रिस्टलिन सॉलिड को कि एमोर्फस सॉलिड को? सूडो इसको बोलते हैं। हाँ, सूडो सॉलिड। अब देखिए एमोर्फस सॉलिड का नाम होता है सूडो सॉलिड। फिर इसको एक नाम से और हम लोग जानते हैं जिसको बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। बहुत सारा पूछ सकता है सर, बहुत ज्यादा। इसमें आपको पूछ सकता है कि सुपर कूल्ड लिक्विड किसको हम लोग कहते हैं, तो सुपर कूल्ड लिक्विड आपका एमोर्फस होता है। तीनों में से कोई ना पूछ सकता है। अब देखिए इसको एक नाम से और हम लोग जानते हैं जिसको बोला जाता है नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड। यानी नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड कहने का मतलब कि क्रिस्टलिन सॉलिड को जो उल्टा काम करता है उसको नॉन क्रिस्टलिन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रिस्टलिन की बात कर रहा है कि क्रिस्टलिन सॉलिड हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टल सॉलिड क्या होते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है भाई कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। तो सबसे पहली बात, क्रिस्टलिन सॉलिड को हम लोग शॉर्ट में C.S से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है कि क्रिस्टलिन सॉलिड को C.S बोलते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? सॉलिड स्टेट का, सॉलिड स्टेट मैटर का एक प्रकार होता है। अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे ना कि इस एक प्रकार का सॉलिड स्टेट होते हैं। सॉलिड स्टेट का 2 पार्ट होता है, क्रिस्टलिन और एमोर्फस। तो यहाँ पे वही चीज को जनरल लैंग्वेज में बता दिया गया है कि क्रिस्टलिन सॉलिड आर टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट मैटर, यानी कि ठोस अवस्था पदार्थ जो होते हैं उनका एक प्रकार होता है क्रिस्टलिन सॉलिड। अब बताता है all solids elements metal non-metals are compound exist in this form। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास बताया गया है आप साफ भाषा में समझ सकते हैं कि क्रिस्टलिन सॉलिड मेटल के भी रूप में और नॉन मेटल के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। मेटल के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है और नॉन मेटल के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। अब देखा है अब जितने भी क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, सबसे पहले क्रिस्टलिन सॉलिड हम लोग कर रहे हैं। क्रिस्टलिन सॉलिड का उदाहरण देख लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आए। देख सबसे पहले इस पॉइंट पे फोकस कीजिए कि क्रिस्टलिन सॉलिड जो होता है सोडियम क्लोराइड जिसको हम साधारण नमक बोलते हैं, फिर पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम मार्बल या संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। अब कहा जाता है कि डायमंड और ग्रेफाइट, ये सभी जो हमारे पास दिखाई दे रहे हैं ये एक प्रकार का क्या चीज है? क्रिस्टलिन सॉलिड। अब दिमाग में तुम लोग को चल रहा होगा कि अच्छा नमक जो है क्रिस्टलिन सॉलिड है, इसका मतलब आपका दिमाग में इमेज बनना शुरू हो गया होगा कि नमक हो गया, पोटेशियम क्लोराइड CaCO3 यानी कि मार्बल वगैरह जो हम लोग घर में लगाते हैं वो चीज, फिर डायमंड वगैरह जो होता है हीरा वो भी हमारा ये होता है क्रिस्टलिन सॉलिड। ग्रेफाइट जो है ये भी हमारे पास क्या होता है? क्रिस्टलिन सॉलिड क्यों बोलते हैं? तो यही चीज बात आगे हम बता रहे हैं, सब चीज बात ना ये सब क्रिस्टलिन सॉलिड को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसा सॉलिड जिसमें ये सब नियम फॉलो किया जाता है। समझ में? वैसा सॉलिड जो ये सब नियम को फॉलो करते हुए जाता है उसको हम क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं।
अब जैसे मान लीजिए कहेंगे सर पापा को पापा काहे ऐसा कहेंगे, सब नमक में कौन सा नियम पापा को मम्मी कहिएगा कि पापा को सर पापा काहे कहते हैं, अरे पापा तो लोग काम किए भाई, चलते पापा करे, अगर पापा वाला काम नहीं करते तो चार मार के बैठा देते, समझ गए। इसका मतलब है कि पापा को पापा कहने का मतलब ये चीज हुआ कि कंडीशन वहां पे है कि इस नियम से वो बिलोंग कर रहे हैं। जैसे आपको बचपन में पाले खिलाए पिलाए घोड़ा बन के उन्हें दौड़ाए, बहुत प्रकार को आपके लिए काम किए, तो क्रिस्टलिन सॉलिड इसको इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये भी अपना कुछ फॉर्मेलिटी निभा रहा है। अगर फॉर्मेलिटी नहीं निभाता तो इसको क्रिस्टलिन सॉलिड नहीं बोलते। अब देखिए ब्रदर, जितने भी क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, ये फलना ढिकना जितना है अगला मतला चीज यहाँ पर सब में जो है ये रेगुलर अरेंजमेंट होती है। रेगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब समझते हैं, वो ऐसा अरेंजमेंट जो एक संरचना फिर वैसा ही दूसरा संरचना फिर वैसा ही तीसरा संरचना, उसमें कुछ अलग अलग न हो। जैसे देखिएगा, कहा जाता है कि एक शादी में एक इंसान गया, एक शादी में एक इंसान गया, वहां पे जो अरेंजमेंट वो देखता है, जैसे वहां पे जितना भी अरेंजमेंट खाने पीने रहने सोने जितना अरेंजमेंट वहां पर था, दूसरा दिन दूसरा शादी में जाता है वहां पर भी वही चीज देखता है। तीसरा दिन किसी शादी में वो इंसान जाता है फिर भी वही अरेंजमेंट वहां पे भी देखता है। इसका मतलब क्या चीज है कि वहां पर किस प्रकार के अरेंजमेंट हो रहे हैं, रेगुलर अरेंजमेंट हो रहे हैं। इस शादी में जितना अरेंजमेंट किया गया था कि 56 प्रकार के भोजन रहेगा, तो इस शादी में भी 56 प्रकार के भोजन मिला, सब व्यवस्था मिला इसके बराबर। अगला शादी में भी गया तो उसी प्रकार से अरेंजमेंट मिला। यानी कह सकता है बंदा कि सभी शादी में स्ट्रक्चर यानी अरेंजमेंट है जो रेगुलर है। इसका मतलब कि जितना स्ट्रक्चर इसमें था वही स्ट्रक्चर इसमें है, वही स्ट्रक्चर इसमें। तो रेगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब है, देखिए एक इस टाइप से बना है तो दूसरा क्या दूसरा टाइप से बना हुआ है, उसी टाइप से बना। फिर कहता है कि इट हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल शेप इड्स एंड प्लेन फेस। जब इसको हम काटते हैं ब्रदर, मान लीजिए इसको हम ऐसे काटेंगे या तो ऐसे काटेंगे, तो ये किस फॉर्म में गुजरेगा, प्लेन में। इसका जो इड्स है यानी बीच से कटेगा या साइड से कटेगा, ये कैसा हमें धार देगा, प्लेन में। एक सिंपल तरीका सोच लो ना भाई, मार्बल तो सब लोग के घर में होगा या देखे होंगे। देखिए मार्बल जब कटता है तो एकदम धार टाइप के बन जाता है ना, प्लेन कटता है ना। ये आपका डोमेस्टिक एग्जांपल है, समझ सकते हैं इससे आराम से। तो मार्बल जो है CaCO3 है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट से मरमर जो आपके पास है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार के सॉलिड है, क्रिस्टलिन सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड है क्योंकि इसको काटने पर एकदम सिंपल अरेंजमेंट मिलता है, रेगुलर अरेंजमेंट। अगर मान लीजिए कि रेगुलर अरेंजमेंट होता तो काटते ऐसे तो कटता वैसे, कटता ऐसे तो कटता ऐसे। कोई सब्सटेंस देखिएगा मतलब कि काटना चाहिए ऐसे लेकिन कट जाता है दूसरा टाइप से, तो उसमें अरेंजमेंट पे डिफरेंट अथी हो जाता है, अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कागज वगैरह जो हमारे पास होते हैं उसको कैंची से काटिएगा तब फ्रेश कटता है, नहीं तो टेढ़ा भी कट जाता है। अब देखिए, अब क्रिस्टलिन सॉलिड जो हमारे पास है, इस पॉइंट को समझिएगा कि क्रिस्टलिन सॉलिड है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनके पास मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो शार्प होते हैं, एकदम मतलब कि सीधा के फॉर्म, चमकीला जिसको बोल सकते हैं, शार्प बोल सकते हैं, तेज बोल सकते हैं। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ। देखिए क्रिस्टलिन सॉलिड है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसको पिघलाने के लिए या तो जमाने के लिए या तो बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, आगे कहीं लिखा हुआ होगा। देखिए इट हैज डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बताता है कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका जो शार्प के फॉर्म में होते हैं, यानी कि एकदम तेजी से ये काम करता है। अगर इसको आप काटना चाहते हैं या किसी प्रकार से इसको डुबोना चाहते हैं तो आसानी से भाषा में क्या हो जाएगा, कट। जैसे टाइल में सब पड़ जाता है। हाँ, अब देखिए इट हैज एन आइसोट्रॉपिक नेचर। ये एन आइसोट्रॉपिक नेचर जो वर्ड है ना, इसका मतलब आगे आपको पढ़ाएंगे, डिफरेंट बिटवीन आइसोट्रॉपिक एंड एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है,
यहाँ पे डिफरेंट बताया जाता है। इसका छोटा सा हिंट से हमने दे दिया। एनआइसोट्रॉपी का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा। देखिएगा कहा जाता है कि जो हमारा एनोसोट्रॉपिक होता है, ये एनोसोट्रॉपिक है जो घूंघट वाली औरत होती है, समझ गए? घूंघट वाली औरत देखिएगा बड़ा विख्यात होती है, जहां जहां जाएगी ना वहां पर रूप लक्षण चेंज करते रहती है। मान लिया जाए कि अगर पटना में रह रही है तो उसका डायरेक्शन देखिएगा तो एकदम जींस टी शर्ट पहन के और हाथ में से आती मोबाइल लेके चलता हुआ रोड पर। गांव में जेतवा तो एकदम लगता हुआ कैसे ओकरा कुछ जानकारी है दुनियादारी से। इसका मतलब है कि वो एनोसोट्रॉपिक नेचर का है, जिस डायरेक्शन में जा रही है अपना रूप लक्षण बता दे रही है। समझ गए कि हम ई लेवल के ही हो। अब देखिए तो यही एनोसोट्रॉपिक नेचर होता है कि जिस डायरेक्शन में मान लिया जाए ब्रदर कि यहाँ पे यहाँ से इधर गया तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर रूप लक्षण प्रॉपर्टीज अलग होगा। मान लीजिए इधर आई तो इसका प्रॉपर्टीज और रूप लक्षण अलग होगा, इधर आई तो इसका रूप लक्षण प्रॉपर्टीज अलग होगा। कल वो फिल्म देख रहे थे बड़ा बढ़िया, साली इस्कियां कुछ करके था, ये साली इस्कियां कुछ करके इसकी मूवी था। ओकरा में इतना लड़कियां रंग बदलती है कि क्या बताएं, जब मिडिल क्लास फैमिली रहती है इतना रंग बदलती है कि मत कहिए। कहती है कि लड़का देखे वो लड़का से हमको मैंने बनता नहीं है, वो लड़का बड़ी खराब है, और ही लड़का के साथ पार्टी करती है। फिर लड़का देख लेता मार के धूप देता होगा, देखता है कि जब पता है कि उसके साथ तुमको बनता नहीं था तो कैसे किया, तो लड़कियां जो थी रंग बदलने वाली थी, जिस डायरेक्शन में जाती थी वही डायरेक्शन में अपना रूप लक्षण यानी कि प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू कर देती थी। तो एनोसोट्रॉपिक नेचर। अब देखिए अब कहता है एक चीज ब्रदर कि ट्रू सॉलिड का होते हैं, यानी एकदम सही ठोस का होता है। तो क्रिस्टलीन सॉलिड जो होते हैं ये ट्रू सॉलिड होता है। ये सब ट्रू सॉलिड नहीं, ये सब ट्रू सॉलिड नहीं का है सर। इसमें बताएंगे हम और सॉलिड पढ़ाएंगे तो ये वोल्ट वगैरह का बात किया जाएगा। क्रिस्टलीन सॉलिड इज नोन एज ट्रू सॉलिड, यानी कि जितने भी क्रिस्टलीन सॉलिड नजर आ रहे हैं ये सब चीज ये सभी आपका क्या चीज है, ट्रू सॉलिड है। क्वेश्चन यहां से पूछता है कि ट्रू सॉलिड के नाम से किसे जाना जाता है, क्रिस्टलीन सॉलिड। क्रिस्टलीन सॉलिड का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रू सॉलिड, यानी वास्तविक ठोस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड याद कर लीजिएगा। इसमें एग्जांपल में ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये डायमंड और ग्रेफाइट हमेशा क्वेश्चन आता है। और इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत है कि कौन ट्रू सॉलिड बोलते हैं बताइए। अब इतना चीज तो पूरा बता दिए कि ट्रू सॉलिड में आपके पास ये सब नियम है जो फॉलो करता है। ठीक है, आइसोट्रॉपिक नेचर, एनआइसोट्रॉपिक नेचर, रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, मेटल नॉन मेटल में होना चाहिए। ये आपके पास एग्जांपल है। इनका डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन होना चाहिए। जब ये सब किसी सॉलिड में रहता है उसे हम क्रिस्टलीन कहते हैं। अच्छा सर, इसको जो क्रिस्टलीन सॉलिड होता है इसको सर हीट देंगे तो टूट जाएगा एकदम, तभी तो हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे बताया गया है। लेकिन हीट ऑफ फ्यूजन सबका एक नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, एक हाई टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात किया गया है। यहाँ पे देखिए इट हैज डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, यानी डिफिनिट की बात बोल दिया। इसका मतलब कुछ ही है, जैसे हम लोग जानते हैं बहुत से ज्यादा गर्म करेंगे नहीं, उसका मतलब वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री क्या चीज है, डिफिनिट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीका से मान लिया जाए कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को पिघलाने के लिए हमको कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर की जरूरत होती होगी, जैसे मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस, तो 500 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका बॉइल करेगा। अगर आपके पास NaCl है तो ये 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, तो 90 डिग्री सेल्सियस क्या चीज वहां पे है, वहां पे एक प्रकार से वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है। यानी कांस्टेंट वैल्यू कहने का मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर के रूप में काम करता है। अब जैसे मान लिया जाए, बाबू देखते होंगे कि कोई लड़का ऐसा भी होता है जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों वो 4 नंबर रखले रहता है, और जब चारों से नहीं बतियाएगा ओकर आत्मा तृप्त नहीं होता। समझ गए?
इसका मतलब कि उसके पास डिफिनिट है कि वो 4 में से बतियाएगा तभी वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बराबर कर पाएगा। समझ गए? यानी डिफिनिट की बात यहाँ पर किया जा रहा है, एकदम लगा सीमित है सर। चलिए ये हो गया। आप क्रिस्टलीन सॉलिड का कुछ और पॉइंट है उसको जरा सा हम लोग नोट कर लेते हैं। नोट में छोटा सा यहाँ पे आपके पास कि क्रिस्टलीन सॉलिड में कहा जाता है कि जो जितने भी क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं, देखिएगा सब लोग, जितने भी क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं उनका एक अलग प्रॉपर्टी और होता है कि वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में रहते हैं। यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब कि जैसे अभी हम लोग एग्जांपल में लिए थे क्या चीज का, डायमंड का, या तो NaCl, या तो क्रिस्टलीन सॉलिड का एक और एग्जांपल लिए थे जिसका नाम क्या चीज था, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का एग्जांपल ले लो, अच्छा से समझ जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट आप पेंसिल के अंदर में आराम से देख चुके हैं, हीरा तो देखे नहीं है, तो जो चीज आप देखे हैं घरेलू चीज में उसको एग्जांपल लेके समझ। जो हमारे पास पेंसिल होता है उस पेंसिल को यहाँ पर बताया जाता है कि जो हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल के अंदर में एक ऐसे ग्रेफाइट रड रहता है पतला सा। तो ग्रेफाइट रड एक प्रकार का क्या चीज है, क्रिस्टलीन सॉलिड है। अब उसमें देखिएगा उसमें किस प्रकार का वो लंबाई होती है, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में, यानी कि लंबा सा होता है। तो जितने भी क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर ड्रा करता है। अब लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर ड्रा करने का मतलब है कि इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, ऐसे ऐसे, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये प्लेन भी हो जाता है, ठीक है, यानी कि इस टाइप से वो एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड शो टू ब्रेक, यानी कि कूलिंग कर्व की बात किया जाता है तो ग्राफ के माध्यम से बताया जाता है कि जो कूल करने की जो क्षमता होती है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कि इस रूम को ठंडा करना है, तो ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर हाई देंगे कि टेम्परेचर लो देंगे, लो। यानी कि हम कह सकते हैं आराम से कि टेम्परेचर पे हमारा कूलिंग क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद देखो, in such solid there is definite arrangements of particle, atom, ion, molecule, the entire 3 dimension network of crystal lattice। देखिए, जो एक कोई क्रिस्टल सॉलिड में, क्रिस्टल्स हमारे पास जो सॉलिड बनते हैं, तो क्रिस्टल सॉलिड में मान लिया जाए कि यहाँ पे इस रूप में ऐसे कुछ आपके पास दिया हुआ है। तो ये जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिक्स होते हैं, ये जो पॉइंट हम लोग कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स के रूप में पढ़े थे ना, यहाँ पे कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये आपका एक प्रकार का लैटिक्स होते हैं। और ये लैटिक्स जो है देखिएगा 3D में एग्जिस्ट करता है। मान लिया जाए मेरे भाई ई वाला चीज को हम x मानते हैं, या तो ई वाला चीज को हम क्या मान लिए, x मान लिए, तो ऊपर वाले को क्या मानेंगे, y, और नीचे वाले को क्या मानेंगे, z। तो x y z जब रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास ये ऐसे दिया गया है, ये चीज को एक ये हमारा जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से ही समझ लीजिए। जैसे हमारे पास एक पॉइंट वहां पे हो गया, एक कॉर्नर वहां पे, एक कॉर्नर नीचे, एक कॉर्नर वहां, एक कॉर्नर वहां। तो जो कॉर्नर वहां पे नजर आ रहा है उस कॉर्नर पे हम कह सकते हैं कि वो लैटिक्स पॉइंट है, यानी कि क्रिस्टल लैटिक्स है, ठीक है। ये उसको एक तरीका से और बोल सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स वहां पे, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स यानी एटम का बड़ा वाला साइज ऐसे आया होगा, इस कॉर्नर पे जो एटम्स प्रेजेंट होंगे इनका बड़ा वाला साइज ऐसा आया होगा, और एक दूसरे के बीच में ये टच होते हुए पास किए होंगे। अब बताइए, अब इस कॉर्नर की ही बात करते हैं, तो ये मान लेते हैं ब्रदर कि x, वो वाला क्या हो गया x, ये वाला क्या हो गया y। उस कॉर्नर से जो अटैच है वो x एक्सिस, ये वाला क्या चीज हो गया y एक्सिस, और ऊपर में जो ऐसे जा रहा है वो क्या चीज हो जाता है z एक्सिस, ठीक है। तो जितने भी लैटिक्स पॉइंट हमारे पास क्रिस्टल लैटिक्स के फॉर्म में ये सब एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टल लैटिक्स ये सब, ये आपके पास 3D के फॉर्म में उपस्थित होते हैं, x y z तीनों होता है। यानी प्रत्येक कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे कोई भी आपके पास स्पीशीज दिया हुआ हो, वो 3D में एग्जिस्ट करता है। अब 3D में एग्जिस्ट करने के पीछे रीजन यही है कि x y z, ये कॉर्नर को मान लिए, ऊपर वाला y ले लिए, ई वाला x ले लिए, ऊपर वाला हम z ले लिए, समझ गए। यानी इस तरीका से हम इसको समझ सकते हैं। क्रिस्टलीन सॉलिड से रिलेटेड बहुत सारा कुछ क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव।
जो कि अगला क्लास में आप लोग को हम लिखवा देंगे, नहीं तो डीपीपीएस के अकॉर्डिंग आप लोग का ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना से ही कम से कम आपका 5-10 क्वेश्चन बन करके आ जाए क्रिस्टलीन सॉलिड्स, और उसको जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखे थे वैसा ही घर पे जाकर के क्रिस्टलीन सॉलिड के बगल में यानी नीचे में उसको लिख लेना। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितना है सबको लिख लेना, डीपीपीएस वाला। समझ गए? चलिए, तो हम लोग अब सॉलिड के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए।